गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है जागृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अपने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, जो पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे वो है डी व एफ ब्लॉक के तत्व। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसे अपने बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करने से पहले अपने इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं। यानी पहले अपने भाग करते हैं डी ब्लॉक का, फिर करते हैं अपने एफ ब्लॉक का। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं अपने डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व। अब देखो, डी ब्लॉक के तत्व पढ़ने से पहले अपने को डी कक्षक के बारे में पता होना चाहिए। ये अपने पास कितने डी उपकोष है? ये उपकोष, डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक उपकोष में अधिकतम आते हैं इलेक्ट्रॉन 2। तो डी उपकोष में कितने अपने पास होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, इसलिए डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है? तो अपने स्टार्टिंग से लिखेंगे परिभाषा। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी उपकोष, अच्छा डी उपकोष अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो याद रखना, हमेशा बाह्यतम उपकोष होता है, बाहर वाला। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम डी उपकोष में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, आवर्त सारणी में, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते अपने। ठीक है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों में 10 तत्वों का समूह होता है। ठीक है, 10 तत्व ऊपर, 10 तत्व फिर नीचे, फिर 10 तत्व और नीचे। ठीक है, तत्वों का समूह होता है। ये 10 तत्व ही क्यों होते हैं भाई? 10 से ज़्यादा क्यों नहीं होते? 11 क्यों नहीं होते? 12 क्यों नहीं होते? तो इसका कारण क्या है कि जो डी उपकोष होते हैं उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5 खाने तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। याद रहेगी बात? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए डी ब्लॉक कितने तत्व, कितने के ग्रुप में पाया जाता है? 10-10 के ग्रुप में पाया जाता है। ये अपने को याद रखना है। क्लियर? ठीक है। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा निर्धारित होता है। वो होता है n-1 डी 1 से 10 NS2। तो ये अपने को याद रखना है। कई बार एक नंबर में आ जाता है कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, अब देखें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हुए अपने देखेंगे
कि अब डी ब्लॉक में क्या होता है कि अलग अलग श्रेणियां होती है, अलग अलग श्रेणियां होती है, और अपने को सिर्फ पढ़नी है, सिर्फ 3D श्रेणी पढ़नी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, 3D में जाए। क्लियर है? ठीक है। अब देखें, अपने एक टेबल बना लेते हैं और उसमें अपने तत्व देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि अपने कुछ श्रेणियां पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, श्रेणियों में बांटा गया है। बांटा गया है। पहला है 3D श्रेणी। तो इसके बारे में याद रखना कि वो श्रेणी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3D में आए, वो श्रेणी कौन सी होती है, 3D श्रेणी होती है। क्लियर? वो श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन थ्री डी उपकोश में आता है, उपकोश में आता है, आता है, क्या कहलाती है, 3D श्रेणी। इसमें जो तत्व आते हैं अपने पास 21 से लेकर, 21 में अपने पास कौन सा है, स्कैंडियम, से लेकर 30 तक, 30 अपने पास कौन सा है, जिंक तक आता है। और याद रखना अपने जो सिलेबस में है मेनली वो क्या है, यही है, इसलिए मैं इस श्रेणी को क्या डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट श्रेणी, और अपने को पेपर में सिर्फ यही पढ़ना है और इसी के बारे में डिस्कशन करना है। क्लियर? अब अपने पास क्या है, 2 नंबर 4D श्रेणी। 4D श्रेणी की परिभाषा आप अपने आप बता दोगे। 4D श्रेणी की परिभाषा क्या है? 4D श्रेणी की परिभाषा ये है कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में प्रवेश करें वो क्या कहलाते हैं, 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इनमें 39 से 48 तक इट्रियम से लेकर कैडमियम तक तत्व आते हैं। इसमें 39 से लेकर 48 तक इट्रियम से लेकर कैडमियम तक के तत्व आते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो पहली जो श्रेणी होती है इसे बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या बोलते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या बोला जाता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी बोला जाता है। और दूसरी वाली श्रेणी को बोला जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या बोला जाता है बच्चों? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ठीक। अब आता है दूसरी संक्रमण श्रेणी का नाम क्या था अपने पास? 4D श्रेणी। और तीसरी संक्रमण श्रेणी का नाम 5D श्रेणी। क्लियर? इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D श्रेणी में प्रवेश करता है। 5D उपकोश में प्रवेश करता है। 5D उपकोश में प्रवेश करता है। में प्रवेश करता है। बहुत आसान है। उसी टाइप से आपको 6D की परिभाषा बतानी है। 6
डी श्रेणी किसे कहते हैं? 6D श्रेणी वो श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे? 6D उपकोष में प्रवेश करे। वो श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? 6D श्रेणी कहलाती है। नोट में अपने को डालना है, इंपॉर्टेंट बात होती है नोट, ठीक है। कोई भी अपने नोट डालते हैं तो अपने लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट तो हम चीज पढ़ते ही हैं। क्लियर? नोट में ये लिखना है 6D श्रेणी के अधिकतर तत्व कृत्रिम है, यानी प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं, कृत्रिम है, इसलिए यह श्रेणी क्या है? अपूर्ण है। इसलिए यह श्रेणी क्या है? अपूर्ण है बच्चों। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपने, अब अपने पढ़ेंगे इन तत्वों के बारे में बढ़िया तरीके से, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको अपने, या रहने देते हैं। यहाँ पर अपने परमाणु क्रमांक लिख देते हैं, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक वही पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्लियर है? थोड़ा ऊपर इसे अपने लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ तक आ गए अपने पास। अब उसके बाद में अपने तत्वों को लिखेंगे और बीच में अपने इसकी ट्रिक्स लिख लेंगे। क्लियर है? तत्व है अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्लियर है? और इधर अपने लिखेंगे ट्रिक कि इसको याद कैसे करें। ट्रिक को मैं अलग मार्कर से मार्क कर देता हूं। ट्रिक है अपने पास शक्ति, शक्ति में आ जाता है स्कैंडियम और टाइटेनियम, वाले वेनेडियम, कर्मो क्रोमियम, कर्मों से, ठीक है ना, मैं मैग्नीज, लोहे, लोहे मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल कर जिंदा हूं। मतलब इतना लोहा खा लिया और फिर भी क्या है? जिंदा है। क्लियर? तो शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निकल कर जिंदा हूं। इससे आपको क्या है कि ये टेबल आसानी से याद हो जाएगी और अपने को आगे ज़्यादा माछापच्ची नहीं करनी पड़ेगी।
अब उसके बाद में जो मेन पॉइंट है, जो अपने 2 या 3 चैप्टर कवर करते हैं, वो है अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है बच्चों इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम 21 नंबर पे पड़ता है। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गन लिख देते हैं 18। क्लियर? फिर 3D श्रेणी है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D में। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 3D1 और 4s2। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के, 2 4s के 20 और एक 3D का 21 हो गए। क्लियर है? 3D1 4s2। उसके बाद में टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। बड़े ही आराम से आपको 3D2 4s2 करना है। फिर वेनेडियम की तरफ चलेंगे, आर्गन 3D3 4s2। फिर क्रोमियम की तरफ चलेंगे अपने, यहाँ पर 3D4 की जगह क्या आएगा? 3D5 आएगा। 3D5 और 4s में क्या आ जाएगा? 1। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग पेन से मार्क कर देता हूँ कि 24 नंबर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या एग्जाम में भी आता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, और एग्जाम में आया हुआ है काफ़ी बार, इसलिए मैंने इस पर लिख दिया RBSE, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आया उसके हिसाब से। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब क्रोमियम के बाद में आता है मैग्नीज। हेलो स्टूडेंट। तो वही आर्गन मैग्नीज 3D5 4s2। मैग्नीज के बाद में आयरन आता है 3D6 4s2। कोबाल्ट 3D7 4s2। निकल 18 इलेक्ट्रॉन भरने 3D8 4s2। कॉपर, तो कॉपर में भी यही होगा, एक चीज 3D10 आएगा और 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये भी पेपर के लिए अपने लिए क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भी इसे अलग मार्कर से क्या कर दिया? मार्क कर दिया, और इन दोनों पर मैंने डाल दिया RBSE। ये जो क्वेश्चन होते हैं अपने बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आते हैं, इसलिए मैंने क्या इसको अलग से लिखा है। क्लियर है बच्चों? अब देखो लास्ट जिंक है, और जिंक में अपने पास क्या है? 3D10 4s2। क्लियर है बच्चों? ये अपने को याद हो गया। अब अपने बात करेंगे इन दोनों के बारे में। क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया, तो अपने क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो पहले ये आपको ये टेबल कंठस्थ करनी है, इसको अच्छे से याद करना है, ताकि अपने एक नहीं 2 चैप्टर क्लियर हो। 2 चैप्टर कौन से? एक तो डी ब्लॉक और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सह संयोजक यौगिक। इसके साथ आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो अपने पास हेडिंग है वो है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखेंगे अपने सबसे पहले। संक्रमण तत्व जो एक से दूसरे में संक्रमण कर जाएं। परिभाषा सिंपल है कि वे तत्व जो किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण उपकोष रखते हैं। क्या? वे तत्व जो किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण या आंशिक भरा उपकोष रखते हैं। तो लिखते हैं वे तत्व जो किसी भी
ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण या अपने कह दे आंशिक अपूर्ण या आंशिक उपकोष रखते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आंशिक या अपूर्ण क्या होता है। तत्व कहलाते हैं। अब देखो ये अपने पास डी, ये तो है पूर्ण भरा, ठीक है। अपूर्ण का मतलब क्या हो जाता है, एक भरा है तो भी अपूर्ण है। अगर अपने पास 9 भरे हैं तो भी अपूर्ण है, ठीक है। अगर अपने पास 9 भरे हैं तो भी क्या है, अपूर्ण है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9 चल जाएंगे, 1 चल जाएगा, पूरे पूरे भरे नहीं चलेंगे। क्लियर है। तो संक्रमण वो तत्व वो होते हैं जो किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण या आंशिक भरा उपकोष रखते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो डालेंगे, कॉपर संक्रमण तत्व है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ अपने इजी, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, 3d10 4s1, जो अपने पहले किया था याद होगा आपको, ये रहा 3d10 4s1। क्लियर, ठीक। तो कॉपर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, Cu प्लस बनाएगा और इसका जो हो जाएगा विन्यास हो जाएगा 3d10। परंतु आप सभी को पता है कॉपर किस में पाया जाता है, Cu+2 में पाया जाता है। कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कॉपर की +2 होती है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक यहाँ से त्यागेगा, एक यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा 3d9। और 3d9 कैसा विन्यास है, ये अपूर्ण विन्यास है, अपूर्ण विन्यास है। इस कारण से क्या होता है कि कॉपर डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व माना जाता है, और संक्रमण तत्व होने के लिए अपूर्ण विन्यास होना जरूरी है। एक क्वेश्चन करते हैं अपने, क्वेश्चन ये है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर तथा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब से अपने क्या करेंगे कि चैप्टर में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपने डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो जाए। कॉपर तथा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तथा इस विन्यास के स्थायी होने का क्या कारण है, तथा इस विन्यास के स्थायी होने का क्या कारण है, स्थायी होने का क्या कारण है। क्वेश्चन, तो पहले आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ऑर्गन 3d5 4s1। 3d5 यानी डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होता है अर्धपूरित विन्यास। कौन सा विन्यास होता है, अर्धपूरित विन्यास। यहां लिख देता हूं मैं अर्धपूरित विन्यास। क्लियर। और कॉपर का होता है अपने पास
3D10 4s1। क्लियर। और ये अपने पास होता है पूर्ण पूरित विन्यास। पूर्ण पूरित विन्यास। तो कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता चल गया। और अब बात करते हैं ये स्थायी क्यों है। तो ये विन्यास सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो विन्यास होता है ये क्या होता है, जो विन्यास आना चाहिए था वैसा आता नहीं, क्योंकि स्थायित्व के लिए ये तो अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है और ये पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। क्लियर। ठीक है। अब स्थायित्व के कारण स्थायी होने का कारण ये है कि पहला तो है अपने पास सममित वितरण। क्लियर। ये अपने पास क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सममित रूप से वितरित रहते हैं तो ये बैलेंस स्टेट में रहते हैं, यानी स्थायी रहते हैं। ठीक है। अगर मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दूं, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे हुए हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे तो रास्ते में एक बार मिलेंगे तो क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, स्थायित्व कम होता है। अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन मैंने एक एक करके भरे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे और स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल लाइन लिखनी है अपने को, अर्धपूरित विन्यास में प्रतिकर्षण कम होता है, वह स्थायित्व ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है वो है अपने पास विनिमय ऊर्जा। तो इसमें अपने को एक ही लाइन लिखनी है, विनिमय ऊर्जा का मान बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। क्लियर है। तो अब देखो विनिमय ऊर्जा का मान कैसे बढ़ेगा, जुलाई है ना, जनवरी जून और डी में अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले एक एक करके बता देते हैं आपको। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो किसी के साथ विनिमय नहीं कर पाएगा, तो विनिमय ऊर्जा का मान 0। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, तो विनिमय ऊर्जा का मान कुछ बढ़ा। क्लियर। विनिमय ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थायित्व कुछ बढ़ेगा। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन रखा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यानी विनिमय ऊर्जा का मान और बढ़ा। अब मैंने यहाँ पर रखा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। और अगर मैंने 5वां इलेक्ट्रॉन रखा तो विनिमय ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है किसमें, D5 में विनिमय ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे 6 में होने पर ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, फिर विनिमय ऊर्जा 4 से काउंट होगी। क्लियर। इसलिए क्या होता है
कि विनिमय ऊर्जा का मान सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाता है? D5 में, इसलिए D5 सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, और जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और कल मिलते हैं अपने दोबारा इसी क्लास में। जुड़े रहिए हमारे जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।